गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 बस की यात्रा। बस की यात्रा पाठ जो है वो हरिशंकर परसाई जी का लिखा हुआ है और यह एक व्यंग्यात्मक कहानी है। इसमें लेखक ने यह बताया है कि किस प्रकार से पुरानी और ख़राब हालत की जो बसें होती है, जब वह सड़कों पर चलती है तो उनके मालिक केवल उन बसों से धन कमाना चाहते हैं। यात्रियों की उनको कोई चिंता नहीं रहती। यात्रियों के जान माल के बारे में उन्हें कतई कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी की जान की हानि होगी या किसी के माल की हानि होगी। वह सिर्फ अपना धन कमाने में ही संतुष्ट रहते हैं। तो इस प्रकार व्यंग्यपूर्ण शैली में लिखी गई यह कहानी है, तो आप ध्यान से सुने। लेखक कहते हैं, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने बताया भी था, चेताया भी था कि जो ये शाम को जो बस जाती है, इससे समझदार आदमी सफ़र नहीं करते। तो लेखक ने प्रश्न किया कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, यानी कि एक तरफ से जैसे ही बस को देखा तो तरस आने लगा। खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध से तात्पर्य जैसे बुज़ुर्ग जो हो जाता है ना, बूढ़ा, तो वो कमज़ोर हो जाता, शिथिल हो जाता है। तो उस प्रकार से लेखक ने वयोवृद्ध उस गाड़ी के लिए कहा। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसीलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा, यानी कि वह पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण थी, टूटी फूटी हालत में। यह बस किस योग्य थी? सिर्फ पूजा करने के योग्य, यानी कि एक स्थान पर पड़े रहने के योग्य। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? तो यह असमंजस की स्थिति उनके सामने प्रकट हो गई। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में, बस कंपनी के जो एक हिस्सेदार थे वह भी उसी बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गज़ब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। तो इस तरह से आपस में वह दोस्त बातें करने लगे। हम बैठ गए उस बस में। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदाई दे रहे हो। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फ़कीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। निमित्त से तात्पर्य कारण, एक कारण चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया और ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे खिड़कियों के, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था हमारी सीट के नीचे ही इंजन है, यानी कि इतनी ज़ोर से वह इंजन आवाज़ कर रहा था। बस चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी, यानी कि उस बस से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि ये बस कितनी पुरानी थी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का
बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। अब ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाल कर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत ही लुभावने थे। प्रकृति बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे करके बस के सारे जो भी पार्ट्स थे वो मुझे ऐसा लग रहा था धीरे धीरे करके वो सब खत्म हो जाएंगे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़। प्रकृति का चित्रण यहाँ लेखक ने किया है कि दोनों तरफ हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस कहीं गोता न लगा जाए, यानी कि कहीं इस झील में न गिर जाए। एकाएक क्या हुआ, बस फिर से रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, तरह तरह के उपाय किए। तरकीबें से तात्पर्य हर तरह के उपाय ड्राइवर ने करने की कोशिश की, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक यानी एकाएक, इत्तेफाक से यानी कि एकदम से जो कार्य हो जाता है उसके लिए कहा जाता है कि ये तो इत्तेफाक की बात है, बाकी बस तो ऐसी नहीं है, फर्स्ट क्लास है। क्षीण चांद यानी कम चांदनी के अंदर वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा बूढ़ा थक कर बैठ गई हो। वृद्धा से तात्पर्य वृद्ध व्यक्ति के लिए कहा जाता है, वृद्धा यानी औरत के लिए कहा गया, यानी कि कोई बुढ़िया थक कर बैठ गई हो। इस प्रकार से बस की स्थिति लग रही थी। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया, प्राणांत यानी कि यह खत्म हो गई, इसके प्राणों का अंत हो गया, तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। बियाबान कहते हैं जो सुनसान या जंगल का जो रास्ता होता है वो बियाबान कहलाता है। अंत्येष्टि यानी अंतिम क्रिया करनी पड़ेगी। अब हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। धीरे धीरे उसकी जो मैन लाइट होती है आगे बस के, वह भी कम हो गई, उसकी रोशनी भी कम हो गई, यानी कि वो धीरे धीरे चलती, रास्ता टटोलती हुई चल रही थी, मानो कि उसको रास्ता समझ नहीं आ रहा हो, लेकिन वह चलने का प्रयास कर रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे पर खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया, यानी कि एक टायर पंक्चर हो गया। अब वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना, उत्सर्ग कहते हैं त्याग, यानी कि त्याग की जो ऐसी भावना है वह दुर्लभ है, दुर्लभ, बहुत ही कठिन। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का
सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। उस बस के मालिक के लिए कहा गया, अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। अब दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चल पड़ी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना जगह स्थान का नाम है। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है, यानी कि उससे उस बस के द्वारा ही हमें सीधे यमलोक पहुंचा दिया जाएगा। इस तरह सोचने लगे। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी बेताब थे वह वहाँ जाने के लिए। तो हमारी बेताबी व्याकुलता को कहते हैं कि व्याकुल, हम कहीं जाने के लिए व्याकुल होते हैं। तो हमारी बेताबी, तनाव सब खत्म हो गए। तनाव यानी मानसिक दबाव। हम बड़े ही इत्मीनान से, इत्मीनान यानी निश्चिंत होकर, बिना किसी चिंता के इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। तो बच्चों, यह एक व्यंग्यात्मक पाठ है। व्यंग्य किया गया है कि बस की इतनी खराब हालत में भी वह बस का जो मालिक था उसी बस में यात्रा कर रहा था। तो आप इसको एक दो बार ध्यान से सुने तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसके जो मैं प्रश्नोत्तर आपको भेज रही हूँ वह आप अपनी कॉपी में कर लें। थैंक यू।